दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा एवं दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है किसकी? एक शब्द आपको मिलता है दर्शन। दर्शन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य की अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह जिस वातावरण में रहता है उसे समझने का प्रयास करता है या उसे समझने का प्रयत्न करता रहता है। वह ब्रह्मांड के नियमों को भी समझने का प्रयत्न करता है और इसे समझने में उसे आश्चर्य और जिज्ञासा, तो इसे समझने में उसे क्या होता है? उसे आश्चर्य व जिज्ञासा। तो यही आश्चर्य और जिज्ञासा क्या करती है? यही से दर्शन की उत्पत्ति होती है। इसी आश्चर्य और जिज्ञासा से क्या होता है? दर्शन की उत्पत्ति होता है। इसी आधार पर प्लेटो महोदय भी अपना विचार रखते हैं कि आश्चर्य या जिज्ञासा से दर्शन की उत्पत्ति होती है। आश्चर्य या जिज्ञासा से दर्शन की उत्पत्ति होती है। वहीं कुछ दार्शनिकों का मानना है कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है, लेकिन संशय व द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। जब वह क्या करता है? जिज्ञासा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है तो संशय और द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। इस द्वंद्व को दूर करने के लिए जो उसकी विचार प्रक्रिया चलती है, यहाँ प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो विचार प्रक्रिया चलती है वही दर्शन को उत्पन्न करती है। अर्थात जो जिज्ञासा व्यक्त की होती है उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए वह प्रयत्न करता है, जिससे क्या मिलता है? संशय और द्वंद्व उत्पन्न होता है। और द्वंद्व को जब वह दूर करने के लिए कोई विचार प्रक्रिया करता है तो उसी विचार प्रक्रिया से क्या होता है? दर्शन की उत्पत्ति होती है। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ दार्शनिकों ने तो दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य के असंतोष को माना है। क्या माना है? कुछ दार्शनिकों ने दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य के असंतोष को माना है। तो और कुछ ने रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए किए गए प्रयास को कारण माना। अर्थात जो पर्दा है उस पर्दा को हटाने के लिए जो वह प्रयास करता है उस प्रयास के कारण को दर्शन माना है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। तो जो भी हो, पर इतना अवश्य प्रमाणित होता है कि दर्शन क्या है। वास्तव में देखा जाए इस सब कुछ के बाद ये प्रमाणित हो जाता है कि दर्शन है क्या? दर्शन वास्तव में एक विचार प्रक्रिया है। तो दर्शन एक विचार प्रक्रिया, और जो किसी समस्या, चाहे वह आश्चर्य या रहस्य या द्वंद्व से प्रारंभ हो, पर वह कब तक चलती है? वह सत्य की खोज तक चलती है। ये तो दर्शन की सामान्य अवधारणा की बात किया। अब हम बात करते हैं किसकी? दर्शन के अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी की बात करते हैं। तो दर्शन शब्द, यहां दो शब्द मिलता है, एक दर्शन मिलता है और एक आपको मिलता है फिलॉसफी। दर्शन का अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी ट्रांसलेशन फिलॉसफी। तो दोनों शब्दों के अर्थों पर हम चलते हैं, शाब्दिक अर्थ पर। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत के दृश्य धातु से हुई। किससे हुई? संस्कृत के दृश्य धातु से हुई। और इस धातु में ल्युट प्रत्यय के योग से, इसमें क्या होता है? ल्युट प्रत्यय के योग से, अर्थात उसके लगने से हमको शब्द क्या मिलता है? दर्शन। तो यहां कहा गया कि दृश्यते अनेन इति दर्शन। दृश्यते
अनेन इति दर्शन, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। तो इस अर्थ में सत्य का प्रत्यक्षीकरण, देखा जाए, क्या देखा जाए, यहां जो बात किया गया, देखा जाए, क्या देखा जाए, सत्य की बात किया। तो जो इस अर्थ में यदि हम देखते हैं कि सत्य का क्या करते हैं, देखना का मतलब उसका प्रत्यक्षीकरण करना। तो सत्य का प्रत्यक्षीकरण करना ही क्या है, दर्शन है। और यह किस रूप में चलती है, यह प्रकृति इसकी क्या है, इसकी प्रकृति क्रियात्मक है। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति क्रियात्मक है। तो उपनिषदों में सत्यान्वेषण की बात की गई। तो यहां बात हम करते हैं किसके लिए, कि जो प्रज्ञा चक्षुओं, चक्षु माने नेत्र, यहां जो उपनिषद में सत्यान्वेषण, सत्य और अन्वेषण की बात हम करते हैं, सत्य और अन्वेषण, तो यहां सत्यान्वेषण, जो सत्य की खोज की बात कही गई, उस जिसके लिए क्या आवश्यक होता है, प्रज्ञा चक्षुओं का, यानी ज्ञान के नेत्रों का। दूसरा, इस अर्थ में सत्य का प्रत्यक्षीकरण करना ही दर्शन है। तो दर्शन की प्रकृति क्या है, क्रियात्मक है, जैसा ऊपर मैंने बात किया। फिर दर्शन दूसरे शब्द पर आते हैं, जो अंग्रेजी रूपांतरण या ट्रांसलेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी शब्द जो है, यह यूनानी भाषा के दो शब्द, एक फिलॉस और दूसरा सोफिया। तो इन दो शब्दों से इसका निर्माण हुआ है, फिलॉसफी का, जिसमें फिलॉस का जो अर्थ निकलता है वह है प्रेम, और सोफिया का जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ है ज्ञान। तो इस तरह हम बात करते हैं कि फिलॉसफी शब्द की, तो जो अर्थ निकलता है उसका अर्थ निकलता है ज्ञान के प्रति प्रेम। फिलॉसफी का जो भाव निकलता है वह क्या है, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो यहां जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, वह ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम का जो भाव निकल रहा, तो उसको इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिक जो हैं, वो दर्शन को ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो दर्शन और फिलॉसफी दोनों शब्द, हमारे दो शब्द हैं, कौन कौन से, एक शब्द हिंदी भाषा का आया दर्शन, और दूसरा शब्द है आपका जो अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी। तो दर्शन और फिलॉसफी दो शब्द हैं, तो इनका प्रयोग तो क्या किया जाता है, इनका प्रयोग पर्याय के रूप में किया जाता है, इनका प्रयोग पर्याय के रूप में किया जाता है। किंतु यदि देखें तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कैसे, हम उसकी बात करते हैं कि दर्शन शब्द जो है वो यहां ज्ञान के प्रति, जो यहां किया ज्ञान के प्रति प्रेम, या इसी को हम कह सकते हैं ज्ञानानुराग। तो हमारा दर्शन जो भारतीय शब्द संस्कृत से उद्भूत हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, तो उसकी बात हम करते हैं, तो यह सिर्फ ज्ञानानुराग जो है इसी तक सीमित नहीं है, ज्ञानानुराग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे आगे। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञानानुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम की बात करते हैं, तो यह क्या होता है, ये सिर्फ उसके भावात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है। वहीं जब हम दर्शन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, तो दर्शन में तीनों पक्ष आते हैं। कौन कौन से? उसके ज्ञानात्मक पक्ष, उसका भावात्मक पक्ष और उसका क्रियात्मक पक्ष। अर्थात दर्शन में इन तीनों पक्षों का समावेश है। तो
इस आधार पर, इन्हीं बिंदुओं पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि जहां पाश्चात्य दर्शन का अंत होता है, वहां से भारतीय दर्शन की शुरुआत होती है। तो यहां पाश्चात्य फिलोसफरों का जो चिंतन वो बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के होता है, जबकि भारतीय दार्शनिक क्या करते हैं, उद्देश्य परक चिंतन करते हैं। इसी संबंध में मनु संहिता में भी उल्लेख मिलता है कि बिना सम्यक दर्शन के मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं दर्शन की परिभाषा। तो दर्शन की परिभाषा में फिक्टे महोदय की परिभाषा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। वहीं पोलसैन ने परिभाषित किया कि दर्शन वैज्ञानिक ज्ञान का कुल योग है। कांट महोदय की परिभाषा है कि दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है। जबकि राधाकृष्णन जी ने परिभाषित किया कि दर्शन यथार्थ के स्वरूप का तार्किक चिंतन है, यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने दर्शन की परिभाषा दिया कि दर्शन विज्ञानों का संश्लेषण है अथवा एक सार्वभौमिक विज्ञान है। इन परिभाषाओं के आधार पर जब हम बात करते हैं तो दर्शन के क्षेत्र की बात आती है, स्कोप ऑफ फिलॉसफी की बात आती है। तो स्कोप ऑफ फिलॉसफी में अर्थात दर्शन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आपका पहला आता है तत्व मीमांसा, दूसरा आपका आता है ज्ञान मीमांसा और तीसरा आता है आपका मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा की बात करें तो तत्व मीमांसा के लिए अंग्रेजी शब्द मेटाफिजिक्स प्रयोग किया गया। तत्व मीमांसा के लिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन यानी अंग्रेजी शब्द मेटाफिजिक्स का प्रयोग किया गया और इसका तात्पर्य होता है भौतिक संसार से परे। कोई ऐसी वस्तु की बात करता है जो क्या हो, भौतिक संसार से परे हो। तो तत्व मीमांसा यदि देखा जाए तो तत्व मीमांसा का जो विषय बनता है, तत्व मीमांसा के विषय की बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि ब्रह्मांड में क्या, यह तत्व मीमांसा का विषय। तो ब्रह्मांड के नियम क्या हैं, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा है या नहीं आदि। तो मनुष्य के सामने सबसे बड़ा यह प्रश्न होता है कि क्या वह जिस जगत में रहता है वह वास्तविक है, या इस प्रश्न का उत्तर दर्शन से मिलेगा। तो दर्शन की, या दूसरी तरह रूप में हम कह सकते हैं कि दर्शन की जिस शाखा में इसका निराकरण मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को तत्व मीमांसा कहेंगे। तो इसमें जो अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय की खोज होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसकी खोज, अतीन्द्रिय ज्ञान की खोज इसके अंतर्गत आता है। वहीं जब हम बात किसकी करते हैं, ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, इसके अंतर्गत क्या आता है, ज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की जब हम बात करते हैं और ज्ञान के प्रकार, शाखाएं ही नहीं बल्कि क्या, ज्ञान के प्रकार की, तो इसके अंतर्गत अर्थात ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इन पर विचार किया जाता है। तो दर्शन में अर्थात इसके अंतर्गत क्या होता है कि सत्य ज्ञान की खोज किस माध्यम से संभव है, इसके द्वारा क्या होता है कि सत्य ज्ञान की खोज जो करते हैं उसका माध्यम क्या, सत्य ज्ञान की खोज का जो है वह किस माध्यम से संभव होगा, या हम
लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, हम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे या कैसे पहुंच सकते हैं। तो इन तथ्यों का विचार जो है वह किसमें किया जाता है, वह ज्ञान मीमांसा में। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, मूल्य मीमांसा की, तो इसके दो क्षेत्र होते हैं। मूल्य मीमांसा में दो क्षेत्र होते हैं, नीति मीमांसा और सौंदर्य मीमांसा। इसके दो क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक है नीति मीमांसा और दूसरा आपका आता है सौंदर्य मीमांसा। तो यहां नीति मीमांसा के अंतर्गत जो मनुष्य के जीवन, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन, आचरण व उसके कार्यों का विश्लेषण। मनुष्य के जीवन, आचरण व उसके कार्यों का विवेचन किया जाता है। अच्छा क्या है, बुरा किसे कहेंगे, आदि मानदंडों के निर्माण पर विचार होता है। वहीं सौंदर्य मीमांसा के अंतर्गत सौंदर्य के विभिन्न मानदंड पर, सौंदर्य मीमांसा में क्या होता है, सौंदर्य के विभिन्न मानदंड पर विचार किया जाता है। तो ये तीन आपके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत जाते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षा और दर्शन में संबंध, इनके मध्य संबंध की बात हम करते हैं। तो दर्शन जीवन का एक दृष्टिकोण है और शिक्षा स्वयं जीवन है। इन दोनों के संबंध को पहली लाइन से ही, दर्शन क्या है, जीवन का एक दृष्टिकोण है और शिक्षा स्वयं जीवन है। यदि शिक्षा अभिवृद्धि की एक प्रक्रिया है, शिक्षा अभिवृद्धि की एक प्रक्रिया है, तो दर्शन अभिवृद्धि का निर्देशक तत्व है। अर्थात दर्शन और शिक्षा में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है और शिक्षा का आधार दर्शन है। दर्शन के सिद्धांत पर शिक्षा गतिमान होती है। इसीलिए एडम्स महोदय का कहना है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। शिक्षा क्या है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। तो दर्शन को गतिशील पहलू के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया। तो दर्शन समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दर्शन शब्द वो समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। क्यों, क्योंकि चिंतन एवं विचार परिस्थिति जन्य होते हैं। ये क्यों परिवर्तित होता है कि उस बीच जो विचार प्रक्रिया चलती है, वो चिंतन की बात करें या विचार की बात करें, यह दोनों किस पर निर्भर होते हैं, परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। अर्थात यह दोनों प्रक्रिया क्या होती है, परिस्थिति जन्य होती है। इसीलिए शिक्षा में बदलाव आता है। यही प्रमुख कारण होता है जो शिक्षा में क्या करता है, शिक्षा में परिवर्तन लाता है, शिक्षा में बदलाव लाता है। अब हम बात करते हैं कि दर्शन और शिक्षा के मध्य संबंधों के ऊपर विभिन्न बिंदुओं के रूप में। जैसे पहली बात हम करते हैं कि एक दूसरे के पूरक के रूप में, अर्थात यह एक दूसरे के पूरक में कौन कौन है, वह शिक्षा और दर्शन की बात हम करते हैं। यह दोनों क्या हैं, यह दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। तो दर्शन और शिक्षा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वे एक दूसरे के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात एक के बिना दूसरा रास्ता भटक सकता है। यदि शिक्षा किसी रास्ते पर चलना चाहती है तो दर्शन क्या करता है, दर्शन सक्षम नेत्र प्रदान करता है। अर्थात शिक्षा जब वो आगे बढ़ना चाहेगा, किसी रास्ते को चुनना चाहेगा, तो उस समय दर्शन क्या करेगा, उसे नेत्र प्रदान करता है।
जेम्स रॉस का विचार इस संबंध में कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे के क्या हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं तथा दोनों पक्ष एक दूसरे में अंतर्निहित हैं, अर्थात इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू, दूसरा बिंदु है क्या कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। दर्शन सत्य मार्ग की खोज करता है। दर्शन क्या करता है? दर्शन सत्य मार्ग की खोज करता है, तो शिक्षा उस पर चलती है, अर्थात एक के द्वारा मार्ग का अन्वेषण किया जाता है और दूसरा उसका अनुसरण किया जाता है। इस सत्य के अन्वेषण पर समय और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जिससे चिंतन या विचार प्रक्रिया में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन शिक्षा में भी परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू कहा गया। वहीं तीसरा बिंदु लेते हैं, शिक्षा का आधार दर्शन है। शिक्षा की चार प्रमुख आधार, जैसे दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक आधार। तो यहां दार्शनिक आधार जो है वह क्या है? वह सबसे प्रमुख आधार है। इसे ही शिक्षा की नींव मानना चाहिए। दार्शनिक आधार ही क्या है? दार्शनिक आधार ही शिक्षा की नींव है। और यह क्यों? क्योंकि लक्ष्य निर्धारण का कार्य इसी का है। लक्ष्य को कौन निर्धारित करता है? लक्ष्य निर्धारण का कार्य कौन करता है? लक्ष्य निर्धारण का कार्य दर्शन के द्वारा किया जाता है। सामाजिक आधार शिक्षा को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, और शेष अन्य दो आधार अर्थात मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक, यह शिक्षा की विधियों और पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। दार्शनिक शिक्षा शास्त्री के रूप में, दार्शनिक जो है वो किस रूप में है? शिक्षा शास्त्री के रूप में। तो दार्शनिक शिक्षा शास्त्री में दर्शन के चिंतन का विषय क्षेत्र यद्यपि अमूर्त होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन समाज से परे नहीं। वह ऑब्स्ट्रैक्ट है लेकिन समाज से परे नहीं। समाज कल्याण का भाव इसमें क्या होता है? निहित होता है। तो जब समाज कल्याण की बात हम करते हैं, तो उदाहरण की यदि हम बात करें तो समाज के लिए कौन से कृत्य अच्छे हैं? जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि समाज के लिए कौन से कृत्य या कार्य अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। नैतिकता, आचरण, रहन सहन, सभी के लिए सिद्धांत रूप में मानकों का निर्माण कौन करता है? इनके लिए जो मानक होते हैं, उन मानकों का निर्माण कौन करता है? उन मानकों का निर्माण दर्शन करता है। मानवता का उत्थान कैसे हो, यह दर्शन की समस्या। मनुष्य के विकास का एक साधन के रूप में शिक्षा है। इसीलिए जितने भी दार्शनिक हुए, चाहे वो पाश्चात्य हो या भारतीय हो, सभी ने शिक्षा के सिद्धांतों के प्रतिपादन का कार्य किया। सभी ने शिक्षा के विषय में कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आदि समस्त पहलुओं पर जितने भी दार्शनिक हैं, चाहे वो पाश्चात्य हो भारतीय हो, सबने इस पर कार्य किया। फिर अगला बिंदु आता है व्यक्तित्व निर्माण में दोनों का संबंध। व्यक्ति एक चिंतनशील प्राणी है, वह तर्क करता है, उसमें मौलिकता होती है, कोई भी कार्य यह विवेक से करता है। तो शिक्षा मनुष्य के अंदर छिपी हुई एक शक्ति को प्रकट करने का कार्य। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था शिक्षा की, कि जो मनुष्य के अंदर गुण विशेषता छिपी है उसी का प्राकट्य करना, बाह्य प्राकट्य करना, बाहर की ओर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। तो वही छिपी हुई शक्ति को प्रकट करने का कार्य करती है कौन? शिक्षा। और शक्ति दो प्रकार की होती है,
यहां बात किया गया दैवी और आसुरी। और शिक्षा का कार्य केवल दैवी शक्ति का प्रकाशन ही नहीं, अपितु आसुरी या पाशविक शक्ति को मनुष्य से समाप्त करना भी शिक्षा का कार्य है। आसुरी शक्ति तभी समाप्त हो सकेगी जब सत्यम शिवम सुंदरम का बोध हो। क्या हो? जब सत्यम शिवम और सुंदरम का बोध हो। तो इसमें सत्यम शिवम सुंदरम के बोध की बात होती है। तो और इसको देने में कौन सक्षम है? सिर्फ और सिर्फ दर्शन सक्षम है। फिर अगला बिंदु आता है मूल्यों के निर्माण में दोनों का संबंध। तो शिक्षा छात्रों में मूल्यों का विकास करती है। मूल्य और दूसरी चीज, मूल्य विहीन शिक्षा समाज और व्यक्ति को आगे की ओर नहीं बढ़ा सकती। शिक्षा का यदि देखा जाए तो सर्वोत्तम लक्ष्य माना जाता है कि वह व्यक्ति और समाज को आगे की ओर लेके जाए। मूल्य कौन से तत्कालीन समाज के लिए उचित हैं, इसका निर्धारण दर्शन द्वारा होता है। साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों के विकास की जब बात होती है तो वहीं उसमें सौंदर्यानुभूति, आध्यात्मिक, नैतिक, मानवीय आदि सभी मूल्यों को महत्व दिया जाता है। फिर अगले बिंदु पर हम आते हैं, शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा का मार्गदर्शन करता है। तो दर्शन का सबसे बड़ा कार्य शिक्षा को दिशा प्रदान करना है। तो प्राचीन काल से ही देखा जाए तो दर्शन इस कार्य को बहुत ही सहज और प्रभावी ढंग से निभाता आ रहा है। यदि देखें तो प्लेटो, रूसो, डीवी से लेकर स्पेंसर आदि सभी ने अपने दार्शनिक विचारों द्वारा शिक्षा के दिशा निर्देशन का कार्य किया। प्लेटो ने आत्मा के गुणों के आधार पर शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा। वहीं हम बात करते हैं स्पेंसर ने शिक्षा की दिशा को विज्ञान की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। और बटलर महोदय ने कहा कि दर्शन शिक्षा के प्रयोगों का पथ प्रदर्शक है। तो यहां शिक्षा दर्शन, मार्गदर्शन शिक्षा का कौन करता है? दर्शन फिलॉसफी करता है। अब हम बात करते हैं कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। तो जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो शिक्षा और दर्शन, जैसे ऊपर अभी बात किया गया कि शिक्षा और दर्शन का संबंध बहुत ही घनिष्ठ होता है, या यूं कहें कि शिक्षा के सभी अंगों पर दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचित होता है, दिखाई देता है। तो दर्शन शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि आदि को निर्धारित करने में क्या करता है? सहायक होता है। तो इन्हीं आधारों पर एक एक बिंदु की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव। तो दर्शन शब्द जो है वो दर्शन जीवन का क्या करता है? दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, जिससे जीवन लक्ष्य निर्धारित होता है। दर्शन क्या करता है? वह जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है। और उदाहरण की बात हम करें तो प्राचीन काल में जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्टय द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का था, जिसका आधार धर्म और आध्यात्मिकता थी। इसीलिए उस काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास, मोक्ष की प्राप्ति आदि थी। वही यथार्थवादियों ने शिक्षा का उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना माना था। डीवी के अनुसार दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा अपने उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए दर्शन पर आश्रित होता है। फिर दूसरा बिंदु, पाठ्यक्रम पर दर्शन का प्रभाव। दर्शन के क्षेत्र में कई विचारधाराओं का उदय हुआ, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। तो सभी दर्शनों का चिंतन और विशेषताएं अलग अलग हैं, और सबने शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने में अपने विचारों के अनुसार
कार्य किया। जैसे हम बात करते हैं आदर्शवाद, तो आदर्शवादी शाश्वत मूल्यों और मानव से संबंधित क्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक क्रियाओं या नैतिक क्रिया या सामाजिक शिक्षा, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात करते हैं। वहीं हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं, तो प्रकृतिवाद शिक्षा के 3 स्रोत मानते हैं: प्रकृति, मनुष्य और वस्तु। इन तीनों से संबंधित विषयों को उन्होंने पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु बनाया। इनके प्रमुख विषय में प्रकृति विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, इतिहास, सामान्य ज्ञान, राजनीति शास्त्र, साहित्य आदि विषय को रखा। वहीं हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं, तो प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम के उपयोगिता और अनुभव के सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व देता है। यह विज्ञान, व्यवसाय, हस्तशिल्पकला, गणित, कलात्मक आदि विषयों को प्रमुख माना। यथार्थवाद की बात करें, तो यथार्थवाद में पाठ्यक्रम भी एक भौतिक आस्था का दर्शन माना। यथार्थवाद एक भौतिक आस्था का दर्शन जिसने उपयोगिता को अधिक महत्व दिया, और इस दर्शन में सबसे अधिक महत्व भौतिक विज्ञानों को दिया गया। भाषा, कला एवं साहित्य को वे उतना महत्व ही देना चाहते थे जितना उनकी उसकी आवश्यकता होती थी। अस्तित्ववाद में व्यक्तिगत चिंतन पर बल होता है, और इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व जिससे सुरक्षित रह सके, पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाए। शिक्षण विधियों पर दर्शन का प्रभाव की बात हम करते हैं, तो दर्शन ने केवल शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि शिक्षण विधियों पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। प्राचीन भारत में दार्शनिकों में तार्किक विधि सबसे अधिक प्रयोग होता था। उनका मानना था कि सुनने पढ़ने से अधिक तर्क करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अनुभवों का प्रयोग होता है। दार्शनिकों के अनुसार विचार के 3 स्तर श्रवण, मनन और चिंतन को माना। तो यही यथार्थवादी दार्शनिक अगर मॉन्टेसरी की बात करें, तो मॉन्टेसरी ने सबसे अधिक खेल द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की बात की। ज्ञानेंद्रियों को उन्होंने प्रमुख रूप से प्रशिक्षित करने की बात की, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार होती हैं। इन्हें प्रशिक्षित करने से स्वतः ज्ञान सरलता से प्राप्त हो सकता है। दार्शनिक और शिक्षाविद महात्मा गांधी जी की शिक्षण विधि उनके दर्शनों की व्यवहारिक परिणति थी। फिर अगले बिंदु पर हम बात करते हैं शिक्षक पर दर्शन का प्रभाव। तो शिक्षक की भूमिका क्या हो, उसकी योग्यता और विशेषताएं क्या हो, शिक्षक का आदर्श क्या हो, आदि की व्याख्या अलग अलग दर्शनों में पृथक पृथक ढंग से की गई। लेकिन यहाँ ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और उसकी तुलना अन्य व्यवसायों या कार्यों से नहीं की जा सकती। इसलिए शिक्षक पर दर्शन का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। अनुशासन पर दर्शन का प्रभाव, तो अनुशासन स्थापना में भी विभिन्न दृष्टिकोणों अर्थात दर्शनों का प्रभाव पड़ता है। अनुशासन का सबसे उच्च आदर्श प्राचीन भारत में था, जहां दंड या दबाव पर आधारित न होकर बल्कि उसका आधार आस्था और विश्वास था। कुछ लोगों का मानना था कि अनुशासनहीनता सामाजिक प्रदूषण की तरह होता है। घर और समाज यदि अनुशासित है तो विद्यार्थी स्वयं ही अनुशासित हो जाता है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ने आंतरिक अनुशासन को अधिक महत्व दिया। फिर अगले बिंदु पर आते हैं शिक्षा संस्थाओं पर दर्शन का प्रभाव। तो शिक्षण संस्था भी दार्शनिक विचारों से प्रभावित होती हैं। शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप क्या हो, उन पर नियंत्रण हो या ना हो, यह एक दार्शनिक विषय है। इस संबंध में प्लेटो महोदय का विचार था कि शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण वांछनीय है। क्यों? क्योंकि राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार नागरिकों का निर्माण करना चाहती है। प्राचीन भारत के वैदिक चिंतन धारा का प्रभाव यदि देखें तो उस काल में जंगलों में स्थापित गुरुकुल या आश्रमों में ऋषियों की तपस्थली वह सर्वथा राज्यों के नियंत्रण से मुक्त थी।
फिर पाठ्य पुस्तकों पर दर्शन के प्रभाव की बात करते हैं, तो दर्शन का प्रभाव देखा जाए तो पाठ्य पुस्तकों पर भी पड़ता है। पाठ्य पुस्तकों द्वारा दार्शनिकों का दृष्टिकोण समाज तक पहुंचता है, जिसे लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं और पुस्तकें जीवन की राह को बदल देती हैं। नमस्कार।